अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल हम कहाँ के सच्चे थे, राइटर उमेरा अहमद। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आएगा। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम कहाँ के सच्चे थे। पता है मशाल, तुम में सबसे बड़ी खूबी क्या है जिसने मुझे यूं तुम्हारा असीर कर रखा है। मेरी बात पर इसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा उठी थी। नहीं, मैं नहीं जानती। तुम बताओ, इसने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा था। ये तुम्हारी ज़ाहरी खूबसूरती नहीं है। ज़ाहरी खूबसूरती बहुत देखी है मैंने, और इतनी देखी है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। ना तुम्हारी किसी और चीज ने मुझे मुतासिर किया है। ये तो बस तुम्हारा सच है जो मुझे जीत गया है। तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तुम्हारी बोल्डनेस, ये वो चीजें हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किया है, क्योंकि ये हर लड़की में नहीं होती और खूबसूरती तो बहुत सी लड़कियों में पाई जाती है। मैंने ऑरेंज जूस के सिप लेते हुए कहा। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। खैर, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है। ये सच्चाई मेरे लिए तो ये आम सी बात है। यू नो, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो मुझे इसके बारे में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स नहीं होती जैसे तुम्हें हो रही हैं। यार, जो क्वालिटी बंदे में हो इसे मानना चाहिए कि हाँ, ये चीज है मुझ में। ये खास बात है जो दूसरों में नहीं है। इंतजार नहीं करते रहना चाहिए कि कोई दूसरा ही तारीफ करे, क्योंकि अब लोग किसी की तारीफ मुश्किल से ही करते हैं। तुम्हें मान लेना चाहिए, बल्कि फख्र करना चाहिए कि हाँ भाई, ये खूबी है मुझ में। मैंने इसे कायल करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपनी स्याह आंखें मुझ पर मरकूज किए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अच्छी लगती हैं मुझे तुम्हारी बातें, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि जिन चीजों को तुम एडमायर करते हो, इन्हें अब कहाँ एडमायर किया जाता है। जिस तरह तुम झूठ से नफरत करते हो और सच का प्रचार करते रहते हो, क्या तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हो? क्योंकि खाली सच का इल्म लेकर फिरने से आखिर मिलता क्या है? जिंदगी सच के अलावा भी है, मगर बाज दफा मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए सच ही सब कुछ है, ऐसे जैसे तुम्हें सच से इश्क हो गया है। मैं इसकी बात पर हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम कह रही हो, जो खुद सच बोलने वालों के ग्रुप में शामिल हो, और जो सच के लिए कोई भी नुकसान उठाने को तैयार रहती है। बट आई लव द वे यू से दीज थिंग्स। अच्छी बात है कि तुम अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हो। जो चीज तुम्हारे दिल में आती है कह देती हो। नहीं, आई स्वेयर, मैं सीरियस हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें सिर्फ सच्चे लोग ही क्यों अच्छे लगते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि जो लोग सच बोलते हैं वो वाकई अच्छे हों। हो सकता है इनके दिलों में बुक्स हो, वो बनावट और तजाद का शिकार हों। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्सेस छुपाने के लिए खुद पर सच्चाई का पर्दा डाल लिया हो, और दर हकीकत इनसे बढ़कर कोई फ्रॉड ही ना हो। मैं इसकी बात पर कुछ हैरान हुआ था। क्या तुम ऐसी हो? वो मेरे सवाल पर गड़बड़ाई थी और फिर हंस पड़ी। नहीं भाई, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ज़ाहिर में सच्चा हो और बातिन में झूठा। इसलिए मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो मुझे देखते हुए पुरसोच अंदाज में जूस के सिप लेने लगी। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही हैं? वैसे ही जैसे अब तक जा रही थी। तफरीह, तलीम, सब कुछ साथ साथ। अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मुझे यूनिवर्सिटी के मैगजीन का एडिटर चुन लिया गया है। इसने एकदम ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। डेट्स वंडरफुल। और कितने कारनामे करोगी? अब तो आदत सी हो गई है तुम्हारे मार्कों के बारे में सुनने की। मुझे हैरत होती है कि तुम ये सब मैनेज कैसे करती हो। मुश्किल नहीं लगता ये सब? वो मेरी बात पर फखरिया अंदाज में मुस्कुराई थी। मुश्किल कैसे? टैलेंट और जज्बा होना चाहिए बंदे में, फिर सब कुछ हो जाता है। और वैसे भी मुझे तो कोशिश भी कम ही करनी पड़ती है किसी चीज के लिए। हर काम खुद से ही हो जाता है। अब ये मैगजीन का मामला ही ले लो। मैं जरा भी विलिंग नहीं थी ये जिम्मेदारी लेने में, क्योंकि इसमें बहुत बखेरे होते हैं। जिसकी चीज पब्लिश करो वो खुश, बाकी नाराज। मगर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इसरार करके मुझे ये जिम्मेदारी लेने पर मजबूर किया है। अब हर जगह बंदा इनकार तो नहीं कर सकता ना। पहले ही
लिटरेरी काउंसिल की हेड होने की वजह से इतने काम सर पर पड़े हुए हैं, अब मैगजीन की मुसीबत भी शामिल हो गई है, मगर खैर करना तो है ही। टेबल पर हाथ टिकाए वो बोली जा रही थी और मैं इसे देख रहा था। और स्टडीज का क्या हाल है? कहीं ये ना हो कि इन सरगर्मियों की सारी कसर वहां निकल जाए। मैंने इसे छेड़ा। जी नहीं जनाब, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस हफ्ता भी अपनी असाइनमेंट में डिस्टिंक्शन ली है। मेरे नोट्स ढूंढता फिरता है पूरा डिपार्टमेंट, बल्कि मेरी असाइनमेंट की एक कॉपी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जरूर लेते हैं। तो फिर तवक्का रखी जाए कि टॉप करोगी तुम। नहीं है, अब टॉप करना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत जीनियस है हमारी क्लास में, वैसे भी यूनिवर्सिटी में टॉप करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड व्हाट अबाउट मेहरीन? वो भी काफी अच्छी होती थी स्टडीज में। मुझे एकदम मेहरीन का ख्याल आया था। नहीं, अच्छी है, वो भी मेहनती है। इसने आइसक्रीम का बाउल अपनी तरफ खींचते हुए कहा जो वेटर रख कर गया था। तुम्हारे ताल्लुकात वैसे ही हैं, इससे कोई बेहतरी नहीं हुई? मैंने आइसक्रीम का वेफर तोड़ते हुए कहा। देखो, मैं तो हमेशा से इससे अच्छे तरीके से ही मिलने की कोशिश करती हूँ, मगर अब वो बात करना पसंद नहीं करती। तो फिर मेरा कसूर तो नहीं है ना? वैसे भी इसे बहुत से कम्प्लेक्सेस हैं, तुम्हें तो पता ही है इसका। फिर यूनिवर्सिटी में वो बहुत फजूल बातें फैलाती फिरती है मेरे बारे में, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर कर देती हूँ। आफ्टर ऑल शी इज माई कजन। पर कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो बहुत एबनॉर्मल है, हद से ज्यादा, और फिर वो जेलस भी बहुत होती रहती है। हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में इसके लिए हमेशा मौका फराहम करने की कोशिश करती हूँ, मगर जिस चीज में मैं हिस्सा लेती हूँ वो कभी भी इसमें हिस्सा नहीं लेती, अवॉइड करने की कोशिश करती रहती है मुझे। और मसला ये है कि मैं तो तकरीबन हर चीज में ही हिस्सा लेती हूँ और इस वजह से इसे हमेशा बैकग्राउंड में ही रहना पड़ता है। इसे क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी बातें किया करती थी। अम्मी तो अभी भी इसकी तारीफें करती रहती हैं। अब इसे क्या हो गया है? कभी चले जाओ तो वो मुझसे बात नहीं करती। मैं खुद ही इस्लाम दुआ में पहल करता हूँ, हालांकि पहले तो अच्छी दोस्त थी हमारी। मुझे भी इसकी तरह मेहरीन से शिकायतें थी। तुम्हें तो अवॉइड करने की वजह तो बहुत वाजिया है। अब तुम्हारी मुझसे दोस्ती है, सो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई बंदा जो इसका दोस्त है वो मुझसे दोस्ती रखे। तुम्हें छोड़ने की वजह भी यही है कि अब तुम एक या 2 साल तक इसका कोई इम्कान नहीं है। 1.5-2 साल बाद जब पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी तो काफी आसानी हो जाएगी। अम्मी भी अकेली होती हैं, इनके बारे में भी मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाथ लिखते रहोगे ना? हाँ बिल्कुल, ये काम कैसे छोड़ सकता हूँ। सफेद रंग अच्छा लगता है तुम पर, पहना करो। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी थी। तुम्हें घर ड्रॉप करूं या हमारे घर चलोगी? नहीं, मुझे घर ही ड्रॉप कर दो। काफी देर हो गई है, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी से घर पहुंच चुकी होती हूँ। आज तो तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त के साथ चली गई थी, इसने उठते हुए कहा। फिर इसे ड्रॉप करने के बाद वो वापस घर आ गया था। लाउंज में दाखिल होते ही मेरी नजर मेहरीन पर पड़ी थी। वो अम्मी से बातों में मशगूल थी। कुछ हैरत हुई इसे देखकर, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान आया था वो पहली बार हमारे यहाँ आई थी। अस्सलामु अलैकुम। आज तो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं इस गरीब खाने में। वो मेरी आवाज पर चौंक उठी थी, मगर इसने जवाब नहीं दिया था। हाँ, आती तो ये मुश्किल से ही है। आज भी बड़े जतनों से लाई हूँ इसे, वरना ये तो आज भी नहीं आ रही थी। अम्मी ने मेरी बात के जवाब में कहा था। नहीं खाला जानी, बस काम ही इतना होता है कि कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको पता ही है कि एमए की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। पता है भाई, एमए की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, मगर और भी तो लोग करते हैं जो ये मुश्किल काम करते हैं। मशल भी तो है ना। इसने तो पढ़ाई के साथ हर किस्म की सरगर्मियां पाल रखी हैं और फिर भी यहाँ आती जाती रहती है। मैं सोफे पर बैठते हुए नादास्ता तौर पर इसे मशल से कंपेयर कर गया था। इसने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा और कहा, मैं मशल नहीं हूँ। अजीब सी सर्द मोहरी थी इसके लहजे में।
हर कोई मशल जैसा हो भी नहीं सकता। मैं कहते कहते रुक गया था। एकदम मुझे ख्याल आया कि वो मशल को पसंद नहीं करती, मेरी इस बात पर नाराज हो सकती है। आ जाया करो अम्मी से मिलने, इनका दिल भी बहला रहेगा और तुम्हें भी लोगों से मिलने जुलने की आदत पड़ जाएगी। मैंने बात बदल दी थी। इसने मुझ पर एक नजर डाली थी और चुप रही थी। मैं कुछ देर तक लाउंज में ही बैठा रहा और फिर अपने कमरे में आ गया। इसकी कंपनी में बैठना आसान नहीं था, काफी हिसाब शिकन तजर्बा था। वो मेरी हर बात के जवाब में खामोश रही थी, या अगर कुछ कहा भी तो बहुत मुख्तसर, और वो जवाब भी काफी हौसला शिकन थे। पता नहीं अब इसे क्या हो गया था, वरना पहले तो वो ऐसी नहीं होती थी। मुझे याद था कि 2-3 साल पहले तक इससे मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। अपने बाप की डेथ के बाद वो अपनी अम्मी के साथ नथियाल में आ गई थी। तब इसकी उम्र शायद 8-9 साल होगी और मैं इस वक्त 12 या 13 साल का था। मेरी अम्मी अक्सर इसे अपने घर ले आया करती थी और मुझे हमेशा इसके साथ खेलना अच्छा लगता था। हालांकि शुरू शुरू में इसे अपने साथ खेल में शामिल करने के लिए बहुत जदोजहद करना पड़ती थी। वो कभी मेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाती। जहां अम्मी से बैठा देती वो वहीं बैठी रहती। बहुत खूबसदा और सहमी हुई लगती थी वो। तब हमारे घरों की चीजों को वो बहुत हैरानगी से देखती, मगर नॉर्मल बच्चों की तरह कभी भी इन्हें खाद लगाने की कोशिश न करती, मगर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी और मैंने इसे बहुत हद तक नॉर्मल कर दिया था। हबीबा खाला की शादी किसी बहुत अमीर घराने में नहीं हुई थी। मेरी अम्मी के बरअक्स वो एक मिडिल क्लास घराने में ब्याही गई थी। इनके शोहर वापडा में सुप्रीडेंट थे। शुरू के 2-4 साल उन्होंने अच्छे खासे गुजारे, मगर पता नहीं क्या हुआ कि खाला के शोहर ने अचानक हेरोइन इस्तेमाल करना शुरू कर दी। पहले वो चोरी छुपे नशा करते थे, फिर खाला को पता चल गया तो उन्होंने खुलेआम ये काम करना शुरू कर दिया और फिर इसकी मिकदार भी ज्यादा होती गई। फिर इनकी नौकरी भी छूट गई और आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर इनके घर के हालात बहुत खराब होते चले गए। मेरे नाना हालांकि थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे और इसकी वजह से कभी इनके फाकों की नौबत नहीं आई। हालांकि शोहर के मरने से सबको एकदम सुकून मिल गया था। अगर वो ना भी मरते तो भी मेरे नाना और मामू ने खाला को तलाक दिलवाने का फैसला कर लिया था, मगर इन्हें खाला के शोहर के मरने की वजह से ये मसला फेस करना ही नहीं पड़ा। खाला के शोहर के मरने के 2 साल बाद ही खाला की शादी कर दी गई थी और मेहरीन को ननियाल में छोड़ दिया गया, क्योंकि खाला के दूसरे शोहर ये बात पसंद नहीं करते थे कि मेहरीन भी खाला के साथ आए। मुझे तब मेहरीन से बहुत हमदर्दी महसूस होती थी। मुझे लगता था कि वो बिल्कुल अकेली है, इसका कोई खानदान ही नहीं है, ना माँ बाप, ना बहन भाई और ना ही कोई दोस्त। लाशौरी तौर पर मैं इसका ध्यान बिठाने की कोशिश करता रहता था और रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो क्या सोचती थी वो मुझे ये तो कभी नहीं बताती थी और ना ही मुझे कभी ये अंदाजा हो पाया कि वो अपने माजी और हाल से किस कदर मुतासिर हुई है, मगर वो बातें बहुत अच्छी किया करती थी। मुझे हमेशा ही ये लगता था कि जैसे वो बहुत कुछ पढ़ती और सोचती रहती थी और ये दोस्ती इसके मैट्रिक में होने तक रही। फिर मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया और इंग्लैंड आ गया। जब साल के आखिर में मैं पाकिस्तान छुट्टियों में वापस आया तो वो अपनी अम्मी के पास गई हुई थी, क्योंकि वो बीमार थी। इससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, मगर तब मेरी दोस्ती मशल से होना शुरू हो गई और ये दोस्ती एक तूफानी रफ्तार से हुई थी। जब तक मेहरीन से मेरी दोस्ती थी, किसी और कजन से मैं ज्यादा फ्री नहीं था और यही वजह थी कि मशल से भी सिर्फ मेरी सलाम दुआ ही थी। हालांकि हम अक्सर मिलते रहते थे, मगर जब वापिस आने के बाद मैं मशल से मिला तो वो मुझे बहुत बदली हुई लगी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। खूबसूरत तो वो हमेशा से ही थी, मगर अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चीज आ गई थी इसमें। वो बहुत बोल्ड और बहुत साफ को हो गई थी और मुझे इसकी साफ गोई बहुत पसंद आई थी। ये बात तो मेहरीन में भी नहीं थी। मिशेल को कायल करना आता था और वो बहुत फराख दिल थी। ये खूबियां मुझे किसी और में नजर नहीं आई थी और सिर्फ मैं ही नहीं था जो इसका मदद रहा था। तकरीबन सारा खानदान ही इसके तौर तरीकों के गुण गाया करता था। मुझे तब पहली दफा पता लगा कि वो शायरी भी करती है और वो भी दोनों जबानों में। और जब मैंने इसकी शायरी पर सुनने पर इसरार किया तो इसने कहा था, सिर्फ एक शर्त पर सुनाऊंगी, अगर आप ये किसी और को ना सुनाएं, बल्कि कभी किसी को बताइएगा भी मत कि मैं शायरी करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे खानदान में इस किस्म की चीजें पसंद नहीं की जाती। मैंने इसे यकीन दहानी कराई थी कि वो इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और फिर इसने मुझे अपनी चंद
इंग्लिश और उर्दू नज़में सुनाई थी और मैं इसकी शायरी सुनकर हैरान रह गया था। इसकी शायरी बहुत निचोड़ थी, इसमें आमियानापन बिल्कुल नहीं था। वो आम होते हुए भी बहुत खास थी। तुम अगर इस किस्म की शायरी लिखती रही तो बहुत आगे जाओगी, मैंने इससे कहा था और वो मुस्कुरा दी थी। आगे जाने के लिए शायरी वाहिद जरिया नहीं है मेरे पास। मैंने इसके जुमले को सराहा था और कुछ और कायल हो गया था इसकी शख्सियत का। छुट्टियां गुजारने के बाद मैं वापस इंग्लैंड आ गया, मगर मशल से मेरा राब्ता टूटा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को खत लिखा करते थे और कभी कभार फोन पर भी बात कर लिया करते थे। मेहरीन तब बिल्कुल बैकग्राउंड में चली गई थी, इससे मेरा राब्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैंने इसे इस्तवार करने की कोशिश की, ना ही इसकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश हुई। जो वक्त गुजरता जा रहा था, मैं मशल के सहर में और ज्यादा गिरफ्तार होने लगा था। वो अपनी हर कामयाबी की खबर सबसे पहले मुझे ही दिया करती थी और ऐसी खबरें वो देती ही रहती थी। कभी वो डिबेट जीतती, कभी किसी शायरी में कारनामा दिखाती, कभी किसी लिटरेरी सोसाइटी की सदर चुनी हो जाती, कभी कॉलेज मैगजीन की एडिटर मुंतखब की जाती। इसके कारनामों की एक लंबी फहरिस्त थी जिन पर मुझे भी फख्र होता था। ऐसा बहुत कम होता है कि खुदा किसी को ज़ाहरी खूबसूरती, जहानत, सदाकत और कामयाबी एक साथ ही दे दे, और मशर के रूप में ऐसा ही हुआ था। वो अपने हर रूप में यकता और बाकमाल थी। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी। कम अज कम मैंने इसे कभी भी किसी के साथ तुर्शी से या ऊंचा बोलते नहीं सुना था। फिर जब इससे अगले साल मैं वापस पाकिस्तान आया तो मुझसे सामना होने पर मेहरीन ऐसे मिली थी जैसे पहली दफा मिल रही हो। इसके अंदाज में शनासाई की कोई झलक नहीं थी, और जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो फिर मैंने भी इसे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। आखिर अपनी इंसल्ट करवाना तो कोई भी नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेहरीन मेरे साथ रस्मी सलाम दुआ भी नहीं रखना चाहती। मुझसे वो इतनी ही बेजार नजर आती थी। इन दिनों इसने हमारे घर आना जाना भी तर्क कर दिया था। हर एक को इससे शिकायतें रहने लगी थी। वो जिगरालू नहीं थी, मगर वो किसी का भी लिहाज नहीं किया करती थी। ननियाल में किसी से भी इसकी खास दोस्ती नहीं थी। वो हर एक से अलग थलग और कटी हुई रहती थी। इसकी अम्मी इसके लिए मखवार खर्च भिजवाया करती थी। सोमाली तौर पर वो किसी पर बोझ नहीं थी, मगर समाजी लिहाज से कोई भी इसे पसंद नहीं करता था। मशल कभी कभी इसके बारे में बात किया करती थी, और महरीन की अदात के बारे में सुनकर मुझे तो इससे चिरसी हो गई थी। बचपन की वो हमदर्दी यकदम गायब हो गई थी जो मुझे इससे थी। मेरा ख्याल था, और अब भी है, कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो इसे अपनी कमजोरियों और महरूमियों का खुद सदेबाब करना चाहिए। सारी जिंदगी आप अपने माजी की महरूमियों के बारे में रो कर तो लोगों से मुराद नहीं ले सकते। सारी जिंदगी आप अपने माजी की महरूमियों के बारे में रो कर तो लोगों से मुराद नहीं ले सकते। और फिर ऐसा कौन है जो इस दुनिया में महरूम ना हो? कोई ना कोई कमी या खामी तो हर एक शख्स के साथ लगी रहती है, फिर वो भी आम इंसानों में सी थी। सारी मुश्किलात को इसे खुद ही फेस करके हल करना चाहिए था, मगर इसने फरार के जो रास्ते तलाश कर लिए थे वो दूसरों के लिए भी तकलीफ का बास बन रहे थे। फिर मैं लंदन चला गया अपनी तालीम मुकम्मल करने, और तालीम मुकम्मल करते ही मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत कर ली थी। अम्मी को मेरा ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर मैंने इनकी हफ्गी की ज्यादा परवाह नहीं की थी जो मरात और तनहा मुझे वो कंपनी दे रही थी। इनका मैं पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर मेरी आदत ही ऐसी थी कि पाकिस्तान का माहौल मुझे सूट नहीं करता था। मुझे सच बोलने और सुनने की बीमारी थी, और ऐसे बंदे को पाकिस्तान में ठोकरों के सिवा कुछ और नहीं मिलता। लंदन मेरे लिए हर लिहाज से बेहतर था।